हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी शानदार रूप से कर रहे होंगे। साथी, कल की क्लास में हम लोग फिरोज़ तुगलक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोगों की क्लास शुरू होने जा रही है दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश से। तो सैयद वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद लोधी वंश को आज समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों का संगम वंश चलेगा, संगम काल चलेगा। ठीक है साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैयद वंश शुरू करने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि जो उसकी स्थापना करता है वो होता कौन है। तुगलक वंश के अंतिम शासक जो थे नसीरुद्दीन महमूद, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। इनके समय में तैमूर लंग आक्रमण करता है। कहाँ? दिल्ली पर 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग क्या करता है? आक्रमण करता है। तैमूर लंग जो था यह समरकंद का शासक था। तैमूर लंग समरकंद का शासक था। और समरकंद पड़ता कहाँ है? तो यह उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसका नाम तैमूर लंग पड़ा। और इसकी पुस्तक क्या थी? इसकी पुस्तक थी मलकुजात ए तैमूरी। इसकी पुस्तक क्या थी? मलकुजात ए तैमूरी। तैमूर लंग की आत्मकथा जो थी यह किसने लिखा था? तो इसका सेनापति था खिज्र खां। उसने इसकी क्या लिखी थी? आत्मकथा। यही जो खिज्र खां होता है, जो इसका सेनापति होता है, यही आगे चलकर क्या करता है? सैयद वंश की स्थापना करता है। तो कौन करता है? खिज्र खां। खिज्र खां कौन होता है? आपको पता चल गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश को हम लोग अच्छे से निपटाएंगे। क्लियर है साथी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। सैयद वंश। तो सैयद वंश का शासनकाल जो चला वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। ठीक है साथी? इसका संस्थापक जो था वो खिज्र खां था। और मैंने खिज्र खां के बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वह कौन था, किसका सेनापति था। क्लियर है साथी? इसका शासनकाल 1414 से 1421 तक होता है। किसका? खिज्र खां का। सैयद वंश सभी वंशों से कमज़ोर वंश था। जो सैयद वंश था यह सभी वंशों से कमज़ोर वंश था। खिज्र खां की एक उपाधि थी। क्या थी? रयत ए आला। रयत ए आला इसकी उपाधि थी। इसने खुद को मोहम्मद साहब का वंशज कहा। इसने खुद को मोहम्मद साहब का वंशज कहा। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। इसने यानी खिज्र खां ने तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाया। इसने तैमूर लंग, क्योंकि ये तैमूर लंग का सेनापति था, तो वो अपना वफादारी तो भाई करेगा ही ना। तो जो उसके राजा थे यानी तैमूर लंग, तो उसके पुत्र जो था शाहरुख था, उसके नाम का यह खुतबा पढ़वाता था। अब आप पूछेंगे सर जी खुतबा क्या होता है? तो जुम्मे की नमाज के दौरान जो राजा का नाम लिया जाता था उसे ही खुतबा कहा जाता था। उसे ही खुतबा कहा जाता था। क्लियर है साथी? इसके बाद हम पढ़ेंगे मुबारक खां के बारे में, मुबारक शाह के बारे में। क्लियर है साथी? तो मुबारक शाह जो था इसका शासनकाल कब तक चला? कब से? तो 1421 से 1434 तक चला इसका शासनकाल। यह मुबारकाबाद नगर की स्थापना करता है। मुबारक शाह मुबारकाबाद नगर की स्थापना करता है। और इसका एक दरबारी कवि था। कौन? याहिया अहमद सरहिंदी। याहिया अहमद सरहिंदी इसका एक दरबारी कवि था, जिसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही थी। तारीख ए मुबारक शाही थी। क्लियर है साथी? आगे चलते हैं। सैयद वंश का तीसरा सुल्तान जो हुआ, सैयद वंश का तीसरा सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक होता है। इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त है, क्योंकि यह बहुत पहले से ही आप भी जानते हैं कि यह जो वंश था, यह सैयद वंश, यह काफ़ी कमज़ोर वंश था। तो इसके शासक जो थे वो भी एकदम से
कमज़ोर ही थे। तो मोहम्मद शाह के बारे में बस इतना आप जानिए कि 1434 से लेकर 1443 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद सैयद वंश का चौथा सुल्तान जो आता है आलम शाह, आलम शाह, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका शासनकाल 1443 से 1451 ईस्वी तक होता है। आलम शाह का शासनकाल 1443 से 1451 ईस्वी तक होता है। यह एक अप्रभावी सुल्तान था, मतलब इसका कोई प्रभाव किसी को पड़ता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये घर में बैठा रहता था। यह अपना अधिकतर समय कुरान पढ़ने में लगा दिया था। यह अपना अधिकतर समय कुरान पढ़ने में बिता दिया था। आलम शाह का उत्तराधिकारी बहलोल लोदी था। आलम शाह का उत्तराधिकारी कौन था? बहलोल लोदी, और यही जो है लोदी वंश की स्थापना कर देता है। क्लियर है साथी? अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, और लोदी वंश एकदम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि लोदी वंश से आपके एग्जाम में बहुत ही प्रश्न टपकता है। क्लियर है साथी? तो लोदी वंश का जो शासनकाल रहा, सबसे पहले ये जानेंगे कि लोदी वंश का शासनकाल कितना रहा। तो यह 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल रहा। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, और लोदी वंश में 3 सुल्तानों ने शासन किया। लोदी वंश में 3 सुल्तानों ने शासन किया। पहला आपका बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, पहला बहलोल लोदी और दूसरा सिकंदर और तीसरा इब्राहिम। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो बहलोल लोदी का टाइम पीरियड रहा 1451 से 1489 तक, और सिकंदर का 1489 से 1517 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोदी का 1517 से 1526 ईस्वी तक। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। अब लोदी वंश के पहले शासक हम बहलोल लोदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह अफगानिस्तान का था। यह अफगानिस्तान का था। कौन? तो बहलोल लोदी। यह अफगानिस्तान का था, इसलिए लोदी वंश को अफगान वंश भी कहा जाता था। क्लियर है साथी? लोदी वंश को अफगान वंश भी कहा गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ साथी आपको समझ में आ रहा होगा। यह सर्वाधिक समय तक शासक रहने वाला सुल्तान था। कौन? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने बहलोल नामक सिक्का चलवाया था। बहलोल लोदी बहलोल नामक सिक्का चलवाया था। यह एक ऐसा सुल्तान था जो सरदारों के खड़े होने पर खुद भी खड़ा रहता था। यह जब सरदार खड़े होते थे इसके दरबार में, तो यह भी खड़ा रहता था उनका सम्मान करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। क्लियर है साथी? इसकी उपाधि मसनद-ए-आली थी। इसकी उपाधि जो थी बहलोल लोदी की, वह मसनद-ए-आली थी। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो आता है सुल्तान, वो होता है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का जो शासनकाल रहता है वह 1489 से 1517 ईस्वी तक रहता है। यह दूसरा सबसे ज़्यादा शिक्षित सुल्तान था। यह दूसरा सबसे शिक्षित सुल्तान था। और पहला कौन था? तो पहला आप पढ़े हैं पीछे क्लास में, मोहम्मद बिन तुगलक था। क्लियर है साथी? तो आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी साथी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, और जाके प्लेलिस्ट बना है संपूर्ण इतिहास का, आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चैप्टर 1 से लेके और अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है साथी? इसके बचपन का नाम, सिकंदर लोदी के बचपन का नाम जो था वो था निजाम खान। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था, तथा यह दिल्ली की राजधानी जो थी दिल्ली से आगरा कर दी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम शक्तिशाली सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का
अंतिम शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो सिकंदर, ये कौन था? यह था सिकंदर लोदी। क्लियर है साथी? इतिहास में 3 व्यक्तियों को सिकंदर नाम से जाना गया। इतिहास में 3 व्यक्तियों को सिकंदर नाम से जाना गया। पहला, मकदूनिया के एक शासक था जिसका नाम फिलिप था, उसका बेटा था सिकंदर, और इसने भारत पे कब आक्रमण किया था? तो इसने भारत पर आक्रमण किया था 325-326 ईसा पूर्व में। क्लियर है साथी? और दूसरा जो सिकंदर था, यह अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। यह अलाउद्दीन खिलजी का अन्य नाम था तथा इसकी उपाधि भी सिकंदर सानी थी। सिकंदर सानी थी। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो सिकंदर नाम का था वह था अलाउद्दीन सिकंदर। 1398 ईस्वी में यह क्या होता है? यह फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी होता है। क्लियर है साथी? तो सिकंदर लोदी ने, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि यह मंदिरों को तोड़वा दिया था। और कौन सा मंदिर तोड़वाया था? जो कि विख्यात थी, जो कि हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं, उसको यह पुनः नष्ट करवा देता है। उसके बारे में पढ़ेंगे। एक कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर थी। कौन सी? ज्वाला देवी की मंदिर। क्लियर है साथी? यह ज्वाला देवी की मंदिर जो थी, इसको सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक तोड़वा देता है, यानी नष्ट करवा देता है। उसके बाद वहाँ के साधुओं ने इसको पुनः निर्माण करवाते हैं। फिर जब यह पुनः निर्माण करवा देते हैं तो इसका पुनर्निर्माण हुआ मंदिर जो था उसको सिकंदर लोदी फिर से तोड़ देता है। क्लियर है साथी? यह फिर से उसको नष्ट कर देता है, ज्वाला देवी मंदिर को, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित थी। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी जो था यह 24 घंटे न्याय देने वाला सुल्तान था। यह 24 घंटे न्याय देने के लिए तैयार बैठा रहता था कि भाई जब भी आओ हम तुमको न्याय तुरंत दे देंगे। क्लियर है साथी? तो यह 24 घंटे न्याय देने वाला सुल्तान था। यह गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। अब आप पूछेंगे गुरुजी ये गुलरुखी क्या था? तो गुलरुखी जो था यह इसके कलम का उपनाम था। इसके कलम का उपनाम था गुलरुखी, और यह गुलरुखी के उपनाम से ही कविताएं लिखता था। क्लियर है साथी? इसने आगरा में बादलगढ़ किले का निर्माण कराया। यह आगरा में बादलगढ़ किला बनवाया। यह गरीबों को मुफ्त भोजन देता था। यह गरीबों को मुफ्त भोजन देता था। कौन? सिकंदर लोदी। इसके समय में, सिकंदर लोदी के समय में भूमि माप के लिए एक पैमाने का उपयोग किया जाता था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। इसकी लंबाई 39 इंच तथा यह बांस का बना होता था। इसकी लंबाई 39 इंच होती थी तथा यह बांस का बना होता था। क्लियर है साथी? साथी अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वह चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी क्लासेस देख लें। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर किया करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों को और ही अच्छा ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। यह हिंदुओं को मजार जाने से रोक लगा दिया था। यह हिंदुओं को मजार जाने से रोक लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने ताजिया पर भी रोक लगा दिया था। ताजिया आप लोग जानते ही होंगे, ताजिया पर इसने रोक लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का विवाद था। किससे विवाद था? तो भैया कबीर दास थे, उनसे इनका विवाद था। इसके बाद 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी को गले की बीमारी हो जाती है और इसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। गले की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? सिकंदर लोदी की। क्लियर है साथी?
सिकंदर लोदी पहला सुल्तान हुआ जिसका मकबरा अष्टकोणीय था। सिकंदर लोदी पहला सुल्तान हुआ जिसका मकबरा अष्टकोणीय था। क्लियर है साथी। अब आएगा इब्राहिम लोदी यानी कि तीसरा एवं अंतिम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम सुल्तान था। ठीक है साथी, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको। इसका शासनकाल जो था वह 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम लोदी के खिलाफ यानी इसके खिलाफ इसके चाचा आलम खां तथा इसके भाई दौलत खां थे, यानी इसके खिलाफ थे। कौन कौन? आलम खां तथा दौलत खां। एक दिन आलम खां तथा दौलत खां दोनों चले जाते हैं कहाँ? बाबर के पास। बाबर के पास ये दोनों चले जाते हैं और कहते हैं कि भैया आप एक काम करो, जा कर के इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ दो। जा कर के इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ दो। उसके बाद 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है? तो आप कहेंगे भैया यह पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है यह होता है बाबर के मध्य, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। क्लियर है साथी? जिसमें बाबर विजयी हो जाता है, जिसमें बाबर विजयी हो जाता है एवं इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी हार जाता है और हारने के बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसकी मृत्यु भी हो जाती है। कहाँ? वही मैदान में। इसलिए इसको कहा गया कि भाई दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम सुल्तान था जिसकी मृत्यु मैदान में हुई, जिसकी मृत्यु मैदान में हुई। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को ज़रूर लाइक करें और आप जहाँ तक शेयर कर सकें शेयर भी कर सकते हैं। जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, हम एक बार फिर से उनसे कह देना चाहते हैं कि आप लोग सॉल्यूशन विद गणित से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चाहे जो एग्ज़ाम हो आप क्लियर करेंगे, आप क्लियर करेंगे, बिल्कुल आप क्लियर करेंगे। क्लियर है साथी? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।